आरएलसी सर्किट पढ़ते हुए कई बार हमने वर्ड यूज किया रेजोनेंस, सीरीज में रेजोनेंस में आ गया और या पैरेलल रेजोनेंस में आ गया, और वहां कहा कि रेजोनेंस कंडीशन कब अचीव होती है, जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि सर्किट इस सोर्स के साथ रेजोनेंस में आ गया, लेकिन सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, कहाँ से आई है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है और कुछ भी नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ही कंसेप्ट है, जिसे हम कहते हैं एल सी ऑसिलेशंस। जैसे सिंपल पेंडुलम में पेंडुलम ऑसिलेट करता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, वेरी करता है टाइम के साथ साथ, यहाँ वोल्टेज और करंट वेरी करते हैं टाइम के साथ साथ। तो इस एलसी ऑसिलेशंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपने एक प्योर इंडक्टर लिया, हालांकि प्योर इंडक्टर कभी मिलेगा ही नहीं कहीं भी, फिर भी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि प्योर इंडक्टर है, और आपने एक साथ में इसके लगा लिया है प्योर कैपेसिटर सी, साथ में एक लगाया है आपने सोर्स ऑफ स्टडी ईएमएफ। सोर्स ऑफ स्टडी ईएमएफ, सिंपल सी बात है, आपने एक सेल लगा लिया। सेल का पॉजिटिव एंड कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के साथ कॉमनली कनेक्टेड है, और जो सेल का निगेटिव एंड है, इसे आपने एक स्पेशल की पर लेकर गए आप, इसे एक स्पेशल की पर लेकर, टू वे की कहलाती है, टू वे की। ये इंडक्टर कनेक्ट किया और यहां आपने कनेक्ट कर दिया सेल। पहले आपने कनेक्शन कंप्लीट किया कैपेसिटर और सोर्स ऑफ ईएमएफ के बीच में, टू वे की है। इस की को आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो। तो पहले आपने इस की को लगाया क्या, अपने सेल के साथ, सेल के साथ आपने की लगाया। अभी आपका ये इंडक्टर, ये सॉलिनॉइड, ये इंडक्टर सर्किट के बाहर है, इसका कोई रोल नहीं है सर्किट में, लगा हुआ ही नहीं है सर्किट में। ये कैपेसिटर आ गया किसके साथ, सोर्स ऑफ स्टेडी करंट के साथ, स्टेडी ईएमएफ के साथ। तो इससे क्या होना है, इससे ये होना है कि पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से सेल कैपेसिटर की जिस प्लेट से जुड़ा है, ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी, और जो टर्मिनल सेल का जो प्लेट जुड़ी हुई निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, यहां निगेटिव चार्ज आ जाना है। कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट इक्वल्स C इंटू वी। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। हम मान के चल रहे हैं कि इसका ईएमएफ और वोल्टेज दोनों, टर्मिनल वोल्टेज दोनों इक्वल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जीरो है। कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर, एक प्लेट पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव चार्ज आ गया, और इस कैपेसिटर में एक एनर्जी स्टोर हो गई, एक एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि यहां इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करने के लिए सेल को कुछ वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। अब कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एनर्जी भी है, और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है। आफ्टर फ्यू सेकेंड, यहां जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा किसके इक्वल, E के इक्वल हो जाएगा, बल्कि मैं यहाँ E रहने दूं। और जैसे ही ये
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जैसे ही ये ईएमएफ के इक्वल बना, इस सर्किट में करंट का फ्लो रुक जाता है। कैसे रुक जाता है, शायद पहले भी आपको बताया। दो ईएमएफ है, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं एक दूसरे के। अब आपने इस की को, ये टू वे की है, टू वे की ऐसी होती, इसे आपने यहां लगा दिया या फिर इसे घुमाकर आप ऐसे लगा सकते हैं। अब आपने इस की को, कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट को बैटरी की निगेटिव प्लेट से हटा करके क्या कर दिया, इंडक्टर के साथ में जोड़ दिया। इंडक्टर के साथ यहां इसे जोड़ दिया तो क्या होने वाला है, ये आपका प्योर इंडक्टर, और अब ये आपका कैपेसिटर जो फुली चार्ज्ड है अप टू द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। और आपने इस की को किसके साथ जोड़ दिया, अब आपने इसे इंडक्टर के साथ जोड़ दिया। और मैं सेल यहां बना ही नहीं रहा क्योंकि अब ये सेल आउट ऑफ सर्किट चला गया। जब आपने इस की को, इस टू वे की को आपने यहां से उठाकर इंडक्टर पर जोड़ा, तब आपका ये सेल सर्किट के बाहर निकल गया। हम सेल बना ही नहीं रहे, सर्किट के बाहर निकल गया सेल। और अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट निगेटिवली चार्ज है, और इस सेल के अंदर इसकी अपनी स्टोर्ड एनर्जी भी है। तो यहां अब आपका जो सेल है, ये सेल है, सेल या बैटरी जो भी है, ये एक्ट करने लगता है एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरह से ये एक्ट करने लगा। बिल्कुल किसके इक्विवेलेंट बन गया, एक सेल, सॉरी सॉरी, सेल नहीं, कौन, कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टार्ट एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल इक्विवेलेंट बन गया सेल के। सेल में क्या है, एनर्जी है और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। यहां भी इसमें एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसने करंट स्टैब्लिश कर दी क्लॉकवाइज, सपोज क्लॉकवाइज। ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, ये मेरी किसकी डायरेक्शन क्या है, ये की पोजीशन है, टू वे की पोजीशन है। ये करंट चली, करंट चलने का मीनिंग क्या है, करंट चलने का मीनिंग ये है कि निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ को। पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचकर पॉजिटिव चार्ज को डिफ्यूज कर देंगे और निगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा जब यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए। लेकिन जब यहाँ करंट स्टैब्लिश हुई इस प्योर इंडक्टर में, दिस इज कैपेसिटर, दिस वन इज इंडक्टर, जब यहाँ करंट स्टैब्लिश हुई तो फिर ये इंडक्टर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड इसने इंड्यूस कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंड्यूस कर लिया, क्योंकि जब आप इंडक्टर में एक करंट स्टैब्लिश करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नॉट एन आई। आई है, करंट है, इस इंडक्टर को इस बात से कोई मतलब नहीं कि करंट ये सेल से आ रहा है, जनरेटर से आ रहा है, सोलर पैनल से आ रहा है, कहा क्या मतलब उसे, करंट करंट फ्लो कर रही है, इसने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया, राइट। जब आपने इसे जोड़ा था तब मैग्नेटिक फील्ड कितना था, कुछ भी नहीं। फिर जब करंट स्टार्ट हुई तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय इंडक्टर, ये क्या हुआ, इंक्रीजेस, कहां से, फ्रॉम जीरो टू बी इक्वल्स म्यू नॉट एन आई। हालांकि आई यहाँ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इंस्टेंटेनियस करंट ले रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, याद कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब इसके हर एक टर्न से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना।
है ना। इसका कंसीक्वेंस क्या बना, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इंडक्टर, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि इसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। क्या हुआ, इंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का कारण क्या है इससे कोई मतलब नहीं। whenever there is change in magnetic flux linked with a circuit or a coil or a loop or a solenoid, an EMF is induced, EMF इंड्यूस हो गया। और ये EMF क्या काम करता है, ये EMF काम करता है क्या, EMF is induced and oppose the cause। यहां कॉज क्या है, यहां कॉज है आपका राइज इन करंट, करंट का इंक्रीज होना। इस इंडक्टर में करंट का इंक्रीज होना, जीरो से सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज होगी। उस इंक्रीज में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और ईएमएफ। मतलब ये अपनी एक इंड्यूस करंट, ये जो आई बनाई है, ये कौन सी करंट है, ये मैं इसको आई सी लिख देता हूं, हालांकि गलत मैं लिख रहा हूं लेकिन फिलहाल समझ लीजिए, दिस इज द करंट ड्यू टू कैपेसिटर। लेकिन इंडक्टर ने एक ईएम सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह काम करना शुरू कर दिया और इसने भी अपनी एक करंट इंड्यूस कर दी, मैं इसे लिख रहा हूं आई एन। किसके, किसे अपोज करना है इसको, इसे अपोज करना है उस कॉज को जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का कॉज है। कॉज क्या है, कैपेसिटर्स ने भेजी हुई करंट का बढ़ना। कैसे अपोज करें, कि कैपेसिटर जिस डायरेक्शन में करंट भेज रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये अपनी करंट इंड्यूस कर दे। तो इसने अपनी करंट इंड्यूस कर दी क्योंकि सर्किट क्लोज है इसलिए करंट चलेगी, राइट। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच स्ट्रगल हो रहा है। अब लड़ाई हो रही इन दोनों के बीच। कैपेसिटर कह रहा है कि मैं करंट चलाऊंगा क्लॉकवाइज, और इंडक्टर कह रहा है नहीं मैं करंट चलाऊंगा तेरे अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा इससे नीचे रहता है जब तक करंट ग्रो कर रही है। और इस चक्कर में क्या हुआ, अल्टीमेटली कैपेसिटर कैपेसिटर की एनर्जी सारी एग्जॉस्ट हो गई इस करंट को चलाने में। मतलब निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चलते चलते पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचे, निगेटिव प्लेट पर से चले गए तो निगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव प्लेट पर पहुंच गए तो पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज हो गया। और कंडीशन क्या बन गई, अब कंडीशन ये बन गई कि आपका जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर के अराउंड, इस इंडक्टर ने तो बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बना लिया, इंड्यूस कर लिया बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटर की एनर्जी हो गई खत्म, कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो गई, राइट। एनर्जी का ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, बना दो, छोड़ो, समझ में तो आने का ना किसी। एनर्जी कैपेसिटर की खत्म हो गई। और अब कंडीशन क्या बनी कि जो करंट भेज रहा था वो करंट कम हो गई, खत्म हो गई। तो अब यहां मैग्नेटिक फील्ड बन चुका पूरी तरह से, वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब करंट ही खत्म हो गई तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो फिर से एक ईएमएफ जनरेट हुआ। लेकिन अब वो ईएमएफ कैसा होगा, उसके अपोजिट में होगा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था तब जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था। जिस डायरेक्शन में इसने करंट इंड्यूस करी थी मैग्नेटिक फील्ड के ग्रो करते टाइम, अब फिर ये एक करंट इंड्यूस कर देगा। लेकिन अब कौन सी करंट होगी, अब किस डायरेक्शन में होगी, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाएगी।
इंड्यूस करंट है ये भी इंड्यूस करंट थी। ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों थी? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ता जा रहा था। अब क्योंकि करंट खत्म हो गई सर्किट की, तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगा। मैग्नेटिक फील्ड घटने से क्या हुआ, फिर से एक ईएमएफ पलट गया। वो ईएमएफ अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगा, तो अब वो ईएमएफ की डायरेक्शन पलट गई, ठीक वैसी जैसे कि जनरेटर में पलट जाती है। अब क्या हुआ कि इसने करंट इंड्यूस कर दिया पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। बढ़िया। तो इस करंट के चलने से क्या हुआ, अब इस करंट के चलने से जो कैपेसिटर की जो प्लेट पहले निगेटिवली चार्ज थी, अब वो पॉजिटिव चार्ज होनी शुरू हो गई। जो निगेटिव चार्ज थी वो पहले पॉजिटिव चार्ज थी, वो अब निगेटिव चार्ज होनी शुरू हो गई। एक्चुअली जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए इस कैपेसिटर को कुछ वर्क करना पड़ा, और वो वर्क यहां स्टोर हो गया। कैसा स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला निकाल कर लाएंगे हम अभी, हाफ एल आई स्क्वायर। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। कौन सा वर्क? जो कैपेसिटर ने किया था। अब कंडीशन क्या बनी कि कैपेसिटर तो एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन इंडक्टर में पूरी ताकत है, पूरी एनर्जी है, और ये इंड्यूस भी कर रहा है करंट को। तो अब इंडक्टर एक सोर्स की तरह काम करने लगा, और इसने वापस कैपेसिटर को क्या कर दिया? चार्ज करना शुरू कर दिया। और फिर कंडीशन क्या बनी? फिर कंडीशन आपकी ये बनी कि इस करंट को भेजने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इंडक्टर को कुछ वर्क करना पड़ा, और इंडक्टर की जो एनर्जी है वो रिड्यूस होते होते पूरी तरह से खत्म हो गई। और इस पूरे प्रोसेस में कैपेसिटर क्या हुआ? कैपेसिटर चार्ज हो गया। लेकिन कैसा चार्ज हुआ ये कैपेसिटर? ये कैपेसिटर का चार्ज हुआ पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में। सारी की सारी एनर्जी जो इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वापस कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में। अगर पूरे सर्किट में ओमिक रेजिस्टेंस ना हो, तो पूरी की पूरी कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर में। और फिर यहां आकर क्या हुआ? सारी की सारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर कन्वर्ट हो गई किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में। अब फिर क्या कंडीशन बनी? अब ये कैपेसिटर चुप नहीं बैठने वाला, अब इसमें एनर्जी आ गई। तो क्या किया? इस कैपेसिटर ने फिर से एक करंट स्टैब्लिश कर दी। किस डायरेक्शन में? पहले वाली से अपोजिट डायरेक्शन में। कैपेसिटर की करंट, और कैपेसिटर का चार्ज क्या होने लगा? कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होने लगा। लेकिन जब करंट इसने स्टैब्लिश करी, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर इंक्रीज होना शुरू कर दिया। इसने करंट को अपोज करा। अपोज करते करते अल्टीमेटली कंडीशन क्या बनी कि कैपेसिटर पूरा खाली हो गया। कैपेसिटर क्या हुआ? कैपेसिटर पूरी तरह से खाली हो गया। इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो गई। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड घटने लगा। अब मैग्नेटिक फील्ड घटने लगा, तो इसने फिर इसने अपना काम किया। क्या? कि इसने फिर से एक करंट स्टैब्लिश कर दी। लेकिन पहले इसने करंट कहां से डाली थी? फिर इसने करंट कहां से बनाई थी? क्लॉकवाइज। अब इसने फिर करंट कैसी बनानी शुरू कर दी? और अल्टीमेटली कंडीशन क्या बनेगी? अल्टीमेट कंडीशन फिर वही आ जाएगी। क्या? कि सारा का सारा जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है इंडक्टर की, वो सारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म, और कैपेसिटर वापस वैसे ही चार्ज हो गया जैसा कि चार्ज ओरिजिनली ये था। और फिर से यही कंडीशन आ गई, और ये खेल चलता रहेगा। अगर सर्किट में कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस ना हो, इस सर्किट में कोई भी ओमिक रेजिस्टेंस ना हो, तो अनंत काल तक ये खेल चलता रहेगा कि इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी
कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी बार बार। लेकिन थोड़ा बहुत ओमिक रेजिस्टेंस सर्किट का जरूर है, इसलिए हर बार ये एनर्जी कुछ कम हो जाती है, हर बार ये एनर्जी कुछ कम हो जाती है। तो जितना कैपेसिटर पर इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था उतना नहीं आ पाता, अगली बार में उससे कुछ कम रह जाता है, फिर तीसरी बार में और कम रह जाएगा, चौथी बार में और कम रह जाएगा, और अल्टीमेटली सारी की सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में डेसिपेट होकर सर्किट के बाहर, सिस्टम के बाहर निकल गई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, पहले सर्किट में करंट चली क्लॉकवाइज, ये फिर सर्किट में करंट चली कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद फिर सर्किट में करंट चल जाएगी कैसी, क्लॉकवाइज। सर्किट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लक्चुएशन होता रहेगा। मैग्नीट्यूड में भी फ्लक्चुएशन होगा और डायरेक्शन में भी फ्लक्चुएशन होगा, बिल्कुल ठीक वैसा ही फ्लक्चुएशन जैसा कि एसी से मिलने वाली, एसी जनरेटर से मिलने वाली करंट में हुआ करता था। एग्जैक्टली वही साइन वेव, साइन वेव बन जाएगी पूरी की पूरी। और ये पूरा फिनोमेनन, ये पूरा प्रोसेस कहलाता एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशंस। अगर आप इसका ग्राफ, एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा दूं आपको, अलग से ही बनाओ। अगर आपने ग्राफ पर दो कॉलम आपने बना ली, कॉलम ग्राफ बना रहे हैं हम, ये बार ग्राफ, एक बार से आपने रिप्रेजेंट करी क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, दूसरे बार से आपने रिप्रेजेंट करा क्या, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑफ इंडक्टर। तो इनिशियली सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में है, इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं है। फिर क्या हुआ, कैपेसिटर की एनर्जी आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अल्टीमेट कंडीशन क्या बनी कि जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी इंडक्टर की एनर्जी की फॉर्म में आ गई और कैपेसिटर में एनर्जी कुछ भी नहीं बची। उसके बाद क्या हुआ कि इंडक्टर की एनर्जी क्या हुई, रिड्यूस होनी शुरू हो गई और कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज होनी शुरू हो गई। और फिर से क्या कंडीशन बनी कि सारी की सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में आ गई, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ गई और इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी खत्म। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, अब इस करंट का कैसा वेरिएशन होना है, क्या इसका टाइम पीरियड्स होगा और कैसे पीक पर जाएगी, कैसे नीचे जाएगी, इसके लिए इसकी पूरी मैथमेटिक्स